रिया ने मेन सेक्शन से बाहर निकलने के बाद तेजा को देखकर कहा, मुझे भूख लगी है, क्या पहले हम कुछ खा लें? रिया की बात सुनकर तेजा अपना सिर हिला देता है और फिर उसे कैफेटेरिया की तरफ लेकर बढ़ जाता है। वो लोग जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं कि तभी तेजा का फ़ोन बजता है। तो वो फ़ोन निकाल कर देखता है, उसमें रूथ का नाम शो हो रहा था। तो वहाँ से उठकर एक साइड जाकर बात करने लगता है। वहीं तब तक रिया अपने लिए खाना ऑर्डर करने लगती है। रूथ ने ऑन कॉल तेजा से पूछा, वहाँ सब कैसा चल रहा है तेजा? तो तेजा ने कहा, सब कुछ ठीक है बॉस। तभी रूथ ने तेजा से कहा, और रिया कैसी है? तो तेजा ने रूथ से कहा, मैम बिल्कुल ठीक है बॉस, और अभी वो शॉपिंग पर आई हुई हैं। तो रूथ ने कहा, तुम उसका ख्याल रखना, और हाँ वो थोड़ी सी जिद्दी है तो तुम उसे संभाल लेना। तो तेजा ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं संभाल लूँगा। रूथ से बात करने के बाद तेजा वापस रिया के पास आता है। वहाँ आकर वह देखता है कि कुछ लड़के रिया की टेबल पर बैठे उसे परेशान कर रहे थे। उन लड़कों को देखकर तेजा की आंखें गुस्से से आग उगलने लगती हैं। तभी तेजा अपने लंबे कदमों से बढ़कर उनमें से दो लड़कों को पीछे से जाकर उनकी कॉलर को पकड़कर उठा लेता है और उन्हें दूर फेंक देता है। अचानक हुए हमले से वो संभल नहीं पाते और सीधा जाकर जमीन पर गिरते हैं। अपने साथी पर हुए हमले को देखकर वहां बैठे दो लड़के गुस्से में बुरी तरह से कांपने लगते हैं। तभी वो उठकर अपने पीछे देखते हैं, जहां पर तेजा गुस्से से खड़ा उन लोगों को ही घूर रहा था। वहीं रिया जल्दी से जाकर तेजा के सीने से लग जाती है। तेजा को देखकर ही उन लड़कों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि तेजा एक अच्छी पर्सनालिटी का बंदा था। उसका अच्छा खासा शरीर था। वहीं रिया किसी खरगोश की तरह तेजा से के सीने से चिपकी हुई थी। तभी तेजा ने रिया के बालों को सहलाते हुए कहा, खरगोश तुम यहाँ बैठो, मैं इनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तो रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं प्लीज, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। तो तेजा ने रिया को देखकर कहा, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा है, बस इनकी अकल ठिकाने लगा दूं, ताकि ये आज के बाद किसी और लड़की की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना करे। इतना बोलकर तेजा रिया को वहीं चेयर पर बैठा देता है और खुद उन लड़कों के पास जाकर उन्हें कॉलर से पकड़कर उठाता है। तेजा ने एक लड़के के गाल पर थप्पड़ लगाते हुए कहा, तू क्या समझकर उसे परेशान कर रहा है कि वो यहाँ अकेली आई है? तो उस लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। तभी तेजा ने कहा, ऐसे कैसे? पहले तुझे अच्छे से सबक तो सिखा दूं। कुछ ही देर में वो सारे लड़के रिया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, सिस्टर हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम हर लड़की को अपनी बहन की नज़रों से देखेंगे। प्लीज़ आप अपने भाई से कहिए कि हमें छोड़ दे। उस लड़के की बात सुनकर रिया ने जल्दी से कहा, तुमसे किसने कहा कि वो मेरे भाई हैं? वो मेरे भाई नहीं हैं। तो दूसरे लड़के ने कहा, अच्छा तो वो आपके बॉयफ्रेंड हैं? तो प्लीज़
अपने बॉयफ्रेंड से कहिए कि वो हमें छोड़ दें। उन लड़कों की बात सुनकर रिया एक नज़र तेजा को देखती है जो उन लड़कों को ही घूर रहा था। तभी रिया ने तेजा को देखकर कहा, अब इन लोगों को जाने दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो इन्हें जाने दो। तो तेजा ने उन लड़कों को घूरते हुए कहा, नहीं, ये अब बॉस के आने तक हमारी कैद में रहेंगे। तो रिया ने कहा, क्यों, ये हमारी कैद में क्यों रहेंगे? मैं इन्हें माफ़ कर चुकी हूँ ना, फिर इन्हें जाने दो। तो तेजा ने कहा, नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता। इन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, तो इसकी सज़ा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। तो रिया ने तेजा की तरफ देखकर कहा, इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, और इन्होंने अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली है, तो ज़बरदस्ती इन्हें क्यों सज़ा देना चाहते हो? और वैसे भी इन्होंने मुझे सिस्टर कहा है, तो मैं अपने भाइयों को सज़ा कैसे होने दे सकती हूँ? फिर रिया ने तेजा को ऑर्डर देने वाले टोन में कहा, तुम इन लोगों को कुछ नहीं करोगे, एंड दैट्स माई ऑर्डर। रिया की बात सुनकर तेजा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी मुठ्ठियाँ गुस्से से कस जाती हैं। वहीं रिया उन लड़कों को वहाँ से जाने का बोल देती है और फिर तेजा वहाँ रखे शॉपिंग बैग्स को उठा लेता है और फिर रिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो रिया ने तेजा की तरफ देखकर कहा, अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, पहले मुझे कुछ खा तो लेने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो तेजा ने थोड़ा गुस्से से कहा, जो भी खाना है घर जाकर खाना, यहाँ से चलो, क्योंकि अब मुझे कोई और तमाशा नहीं चाहिए, तो चुपचाप चलो। इतना बोलकर तेजा आगे बढ़ जाता है और अब रिया भी उसके पीछे पीछे चल देती है। रिया का मुंह बना हुआ था। रिया जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और तेजा बैग्स पीछे रखकर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तेजा को इस वक्त गुस्सा आ रहा था, वहीं रिया को तो रोना ही आ रहा था। तेजा ने उसे डांट भी दिया था। आज तक रिया को किसी ने डांटा नहीं था। उसे हमेशा बड़े लाड प्यार से पाला गया था। रिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो कभी भी उसके गालों पर आ सकते थे। तेजा वहाँ से अपनी गाड़ी बढ़ा देता है। ये देख कर रिया की आंखों में भरे हुए आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं। अब उसे और भी ज़्यादा रोना आ जाता है। वहीं थोड़ी दूर जाने के बाद तेजा की नज़र जब रिया पर जाती है तो एक झटके पर गाड़ी रोक देता है। तेजा के ऐसे गाड़ी रोकने पर रिया अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखती है। रिया का फेस इस वक्त बिल्कुल लाल हो गया था और उसकी नाक तो बिल्कुल चेरी जैसी लग रही थी। रिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी रिया ने अपनी नाक खींचते हुए कहा, क्या हुआ, अब तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तो तेजा बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल जाता है और रिया की तरफ जाकर दरवाज़ा खोलता है। ये देखकर रिया ने रोते हुए कहा, अब क्या तुम मुझे बीच रोड पर छोड़कर जाओगे? देख लेना, मैं तुम्हारी भाई से शिकायत करूँगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम मुझे यूं बीच रोड पर उतार रहे हो ना, मैं ये बात भाई को बोलूँगी। तभी तेजा रिया के हिलते हुए होठों पर अपनी उंगलियां रख देता है तो रिया एकदम से शांत हो जाती है
और अपनी टिमटिमाती आँखों से तेजा को देखने लग जाती है। तभी तेजा ने रिया को देखते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी थी ना, तो चलो तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूँ। तेजा की बात सुनकर रिया ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची तुम मुझे सच में खाना खिलाने ले जा रहे हो? तो तेजा ने रिया को देखकर कहा, हाँ, अब जल्दी से गाड़ी से बाहर आओ, वरना मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। तेजा की बात सुनकर रिया जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। रिया सामने देखती है तो उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी थी। तेजा रिया को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अब रिया का रोना बिल्कुल बंद हो चुका था, लेकिन उसकी नाक अभी भी लाल थी, जो तेजा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तेजा बार बार रिया से अपनी नज़रें हटा रहा था, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। रह रहकर उसकी नज़र रिया पर ही जा रही थी। वो लोग जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं तो रिया खाना ऑर्डर करती है। रिया को इतना ज़्यादा खाना ऑर्डर करते देख तेजा उसे हैरानी से देख रहा था। वेटर के जाने के बाद तेजा ने रिया को देखकर कहा, तुम इतना सारा खाना खा लोगी? तो रिया ने तेजा को देखकर कहा, नहीं नहीं, उसमें तुम भी खाओगे, मैं अकेले थोड़ी ना खाऊंगी। रिया की बात पर तेजा अपना सिर हिला देता है। कुछ ही देर में दोनों का खाना आ जाता है और फिर दोनों खाना खाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाते ही रिया की नज़र पानी पूरी वाले पर जाती है तो रिया के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। रिया ने तेजा की तरफ देखकर अपनी टिमटिमाती आँखों से देखकर कहा, मुझे पानी पूरी खाना है, प्लीज़ तुम मना मत करना। रिया की बात पर तेजा उसे घूर कर देखता है। तभी रिया मासूम सा फेस बनाकर तेजा की तरफ देखती है तो तेजा ने रिया को देखकर कहा, ओके फाइन, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर बॉस को पता चला कि मैंने तुम्हें ऐसे रोड साइड पर खिला रहा हूँ तो मुझे बहुत सुनाएंगे। तो रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और फिर वो दोनों पानी पूरी वाले की तरफ चले जाते हैं। रिया ने पानी पूरी वाले को देखकर कहा, भैया तीखा बनाना। तो तेजा ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तेजा की बात सुनकर रिया ने तेजा को घूरते हुए कहा, तुम्हें खाना है या मुझे, जो तुम मना कर रहे हो? फिर रिया ने पानी पूरी वाले को देखकर कहा, आप तीखा लगाइए। पानी पूरी वाला रिया को पानी पूरी खिला रहा था। वहीं रिया आराम से खा रही थी और उसकी आंखों में मिर्ची की वजह से आंसू भी आ रहे थे और उसकी आंखों में तेजा जब आंसू देखता है तभी तेजा रिया को खींचकर एक साइड करता है और फिर पानी पूरी वाले को पैसे देकर रिया को वहां से लेकर गाड़ी की तरफ ले जाता है। तेजा रिया को गाड़ी में बैठाकर उसे पानी की बोतल दे देता है तो रिया पानी पीती है। तभी तेजा ने रिया की तरफ देखकर कहा, अगर खाया नहीं जाता तो खाया क्यों? तो रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। रिया की बात पर तेजा अपना सिर हिला देता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तभी रिया आगे बढ़कर एकदम से तेजा के गाल पर किस कर देती है। रिया की इस हरकत पर तेजा की दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती हैं और वो कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता है।
वहीं रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे शॉपिंग कराने के लिए और लंच और पानी पूरी खिलाने के लिए। रिया की बात सुनकर तेजा अपने होश में आता है और वो जल्दी से गाड़ी चालू करके वहाँ से निकल जाता है। हालांकि उसकी धड़कनों ने अभी तक शोर मचाया हुआ था। वो खुद को नॉर्मल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग ओबरॉय पैलेस पहुंच जाते हैं और रिया गाड़ी से निकलकर जल्दी से अंदर की ओर चली जाती है। वहीं तेजा उसके पीछे पीछे शॉपिंग बैग्स उठाते हुए अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुचि ने भी काफ़ी शॉपिंग की थी और सारे बैग्स रोद के हाथ में थे। लगभग शाम को लोग घर पहुंचते हैं। अब तक सभी घूम फिर कर वापस भी ला चुके थे। रोद और रुचि को छोड़कर रोद और रुचि जब वापस आते हैं तो इस वक्त सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सबकी नज़र रोद पर जाती है जिसके हाथों में काफ़ी सारे बैग्स थे। रोद को देखकर आदि ने कहा, क्या बात है भाई, लगता है तो आप पूरी मार्केट ही उठा कर लेकर आए हैं। ऐसा क्या खरीदा है आपने? आदि की बात पर रुचि ने चहकते हुए कहा, इन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, ये सब मेरा सामान है, इनका नहीं, और मैंने इसमें सबके लिए कुछ न कुछ लिया है। तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मेरे लिए क्या लिया है? तो रुचि ने आदि को देखकर कहा, कुछ नहीं, तुम तो यहाँ आए हो ना, तो तुम खुद जो चाहे वो खरीद सकते हो। मैंने यहाँ आए हुए लोगों में से किसी के लिए भी कुछ नहीं लिया। तभी रुचि ने ऊपर की तरफ जाते हुए कहा, अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोल कर रुचि ऊपर की तरफ चली जाती है। तभी प्रथम ने रूथ को देखकर कहा, मुझे तुझसे बात करनी है। तो रूथ ने भी ऊपर की तरफ जाते हुए कहा, पहले मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। इतना बोलकर रूथ भी ऊपर की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद रुचि और रुद्र दोनों फ्रेश होकर आते हैं तो प्रथम और बाकी लड़के बैकयार्ड की तरफ चले जाते हैं। वो लोग वहाँ रखे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी प्रथम ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, तेरे और रुचि के बीच क्या चल रहा है? तो रुद्र ने बिना किसी इमोशंस के साथ कहा, वही जो हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता है। रुद्र की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की। तो रुद्र ने प्रथम की तरफ देखकर कहा, वाइफ है वो मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे, और उसे तकलीफ देना तो दूर, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाऊंगा, जबरदस्ती मैं क्यों करूंगा? तो प्रथम ने कहा, तो क्या रुचि की याददाश्त वापिस आ गई? तो रुद्र ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसने हाँ बोला था। तो इंडिया जाने के बाद मैं उससे दोबारा शादी करने वाला हूँ। तभी प्रथम ने कहा, वो शादी के लिए मान गई? तो रुद्र ने प्रथम की तरफ देखकर कहा, क्यों मानना नहीं चाहिए था क्या? तो प्रथम ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? वहीं हॉल में रुचि वहां बैठकर सबसे बातें कर रही थी कि तभी प्राची की नज़र रुचि की गर्दन पर जाती है और उसके कॉलर पोन पर, जिस पर रुद्र के दिए हुए लव बर्ड्स साफ नज़र आ रहे थे, क्योंकि रुचि ने उस पर
डीप गले की टी शर्ट पहनी हुई थी। प्राची ने रुचि की गर्दन की तरफ देखते हुए कहा, रुचि ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसे हैं? ऐसा लग रहा है किसी ने काटा है। प्राची की बात सुनकर रुचि की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो अपनी टी शर्ट जल्दी से ऊपर करने लगती है। रुचि ने प्राची को देखकर कहा, कुछ नहीं भाभी, वो मच्छर ने काट लिया था। रुचि के जवाब पर वहां बैठी दिया, युक्ति, नबी और प्राची सभी मुस्कुरा देते हैं। तभी प्राची ने कहा, हाय रब्बा, कितना बड़ा मच्छर था वो जो इतनी बुरी तरह से काटा है। चल मैं दवाई लगा देती हूँ। तो रुचि ने प्राची को देखकर जल्दी से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाभी, वो ठीक हो जाएगा। तो प्राची ने रुचि का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, ज़रूरत नहीं है, चल लगा देती हूँ। तभी रुचि प्राची से अपना हाथ छुटाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। रुचि को भागते देख सब लोगों की हंसी छूट जाती है, क्योंकि उन लोगों को पता था ये किस मच्छर ने काटा है। रुचि भागकर अपने रूम में पहुंचती है और मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगती है। उसकी गर्दन से लेकर क्लेविज तक रोद के दिए हुए बाइट मार्क्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन बाइट मार्क्स को देखकर रुचि ने खुद से कहा, ऐसे कौन काटता है, आने दो इन्हें, मैं बताऊंगी इन्हें। पता नहीं नीचे भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। रुचि मुंह फुलाकर वहीं बेड पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में रुद भी रूम में वापस आ जाता है। रुद ने रुचि की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई हो? रुद को देखकर रुचि ने उठकर रुद के पास जाकर कहा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो रुद ने रुचि को देखते हुए कहा, और मेरी वजह से क्या हुआ, क्या मैं ये जान सकता हूँ? तो रुचि ने अपनी गर्दन रुद को दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये क्या किया है आपने? नीचे भाभी ने निशान देख लिए थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि ये किसने किया है। तो रुद ने रुचि को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और तुमने क्या कहा? तो रुचि ने मासूमियत सा फेस बनाकर कहा, मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि ये मगरमच्छ ने काटा है। अगर वो सारे निशान देख लेती तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती। रुचि की बात सुनकर रुद ने उसे देखकर कहा, कोई नहीं सोचता कुछ, बल्कि तुम ही कुछ ज़्यादा सोच रही हो। तो रुचि ने रुद को खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, बिल्कुल सही सोच रही हूँ, और अब से आप मुझे ऐसे नहीं काटेंगे, समझे आप? तो रुद ने रुचि को देखकर कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा? तो रुचि ने क्लोरोसेट रूम की तरफ जाते हुए कहा, क्योंकि मैं आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं दूँगी, और अब आप मेरे करीब नहीं आओगे, और अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। इतना बोलकर रुचि क्लोरोसेट का डोर बंद कर देती है। वहीं रुद कुछ देर तक क्लोरोसेट डोर को देखता है और फिर उसके बाद खुद वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुचि अपने कपड़े चेंज कराती है। अब उसने हाई नेक की टी शर्ट पहनी हुई थी। रुचि मिरर के सामने आकर खुद को अच्छे से देखती है और फिर वह वहाँ से जाने लगती है। तभी रुद्र ने आकर रुचि का हाथ पकड़ लेता है
रुचि ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, क्या कर रहे हैं आप? मुझे जाने दीजिए ना, मुझे नीचे जाना है। तो रुद्र ने रुचि के कान के पास आकर कहा, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ दे देता हूँ। तो रुचि ने मासूमियत से कहा, क्या देना है आपको मुझे? रुचि की बात सुनकर रुद्र रुचि के गाल पर अपने होंठ रख देता है और फिर अगले ही पल काफ़ी तेज बाइट भी कर लेता है। रुद्र ने रुचि के दोनों गालों के साथ ऐसा किया था। रुद्र के ऐसा करने पर रुचि गुस्से से उसे देख रही थी। तभी रुद्र ने रुचि के दोनों गालों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब वह चीज़ को सब देखेंगे। अब चलो, अब चलते हैं नीचे। तो रुचि ने रुद्र से रूठते हुए कहा, नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब सब मुझे नीचे अजीब तरह से देखेंगे और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो रुद्र ने रुचि को गोद में उठाते हुए कहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम चलो चुपचाप। और फिर रुद्र रुचि को गोद में उठाकर नीचे की ओर ले जाता है। रुद्र रुचि को ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। रुचि अपना चेहरा नीचे की ओर झुकाए हुए बैठी हुई थी कि तभी प्रथम ने रुचि को देखकर कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम ठीक तो हो? तो रुचि ने अपना सिर झुकाए हुए कहा, हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। रुचि को ऐसे जवाब देना प्रथम और बाकी सबको थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी प्रथम ने एक बार फिर से कहा, बच्चा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो, मेरी तरफ देखो। तो रुचि अपना सिर उठाकर प्रथम की तरफ देखा। प्रथम और बाकी सब हैरानी से रुचि को ही देख रहे थे। रुचि के दोनों गालों पर रुद्र के काटने के गहरे निशान बने हुए थे। रुचि को देखकर प्रथम और बाकी सब समझ जाते हैं कि वो वैसे क्यों बैठी हुई थी। तभी प्रथम रुद्र को घूर कर देखता है, जो आराम से बैठकर खाना खा रहा था। वहीं प्राची, युक्ति, दिया और नबी मुस्कुरा रहे थे। तभी प्रथम ने रुचि को देखकर कहा, बच्चा तुम डिनर करो। तो रुचि चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। कुछ ही देर में सबका खाना हो जाते हैं। लड़के एक साथ बाहर की तरफ चले जाते हैं, वहीं लड़कियां एक साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। तभी प्राची ने रुचि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये भी किसी मच्छर ने ही काटा है, और वो भी बहुत बड़े वाले मच्छर ने, है ना रुचि? प्राची की बात सुनकर रुचि शर्मा जाती है। रुचि को शर्माते देख दिया ने कहा, आय हाय, कोई शर्मा रहा है। दिया की बात सुनकर रुचि के गाल और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद सबने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं इंडिया में रिया इस वक्त गार्डन में टहल रही थी और उसके साथ शिल्पी जी भी थी। वो दोनों वहीं रखी बेंच पर बैठकर बातें कर रही थीं। तभी रिया की नज़र तेजा पर जाती है, जो वहाँ खड़े गार्ड्स को कुछ बता रहा था। तभी शिल्पी जी रिया की इन नज़रों का पीछा करती हैं, तो उसकी नज़र भी तेजा पर जाती है। तभी रिया ने शिल्पी जी को देखकर कहा, आंटी, भाई को आदमी भी उनकी तरह ही खड़ूस क्यों हैं? रिया की बात सुनकर शिल्पी जी ने रिया से कहा, क्योंकि रुद्र को खड़ूस लोग ही पसंद आते हैं और सीरियस। तो रिया ने शिल्पी जी से कहा, अगर भाई को खड़ूस लोग पसंद आते हैं तो भाई ने भाभी को कैसे पसंद कर लिया? भाई तो भाभी से कितना प्यार करते हैं।
तो शिल्पी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि खड़ूस होने के साथ साथ उसके पास एक दिल भी है जो रुचि से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो रुइया ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या कभी मुझसे भी किसी को इतना प्यार होगा? क्या कोई मुझसे भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करेगा? तो शिल्पी जी ने रिया के गालों को छूते हुए कहा, क्यों नहीं, तुमसे कोई क्यों प्यार नहीं करेगा? आखिर मेरी बच्ची इतनी प्यारी और मासूम जो है, जो तुझसे प्यार नहीं करेगा, या तो उसकी आंखें खराब होंगी या फिर उसके पास दिमाग ही नहीं होगा। शिल्पी जी की बात सुनकर रिया मुस्कुराती है। तभी रिया की नज़र एक बार फिर से तेजा की ओर चली जाती है और उसे देखकर रिया के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन शिल्पी जी रिया की ये स्माइल नहीं देख पाती। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद रिया शिल्पी जी के साथ अंदर की ओर चली जाती है। रिया अपने रूम की बालकनी में खड़ी हुई थी और चांद को ही देखकर आज तेजा के साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में सोचने लगती है। उस बारे में सोचते हुए रिया के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर कुछ देर बाद वो जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वहीं कोई था जिसकी नींद उड़ी हुई थी और वो कोई नहीं, हमारा तेजा था। तेजा जब जब अपनी आंखें बंद कर रहा था तब तब उसे रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था और रिया का उसके गाल पर किस करना याद आ रहा था। तेजा अपने बेड से खड़े होकर बालकनी में चला जाता है। तेजा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे बार बार रिया का चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? मेरा दिल उसके बारे में सोच सोच कर इतना तेज क्यों धड़कने लगता है? तभी तेजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसे रोकना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा। अगर बॉस को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मुझे रिया से दूर रहना होगा। अब बस 2 दिन की बात है, उसके बाद बॉस आ जाएंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। इतना बोलकर तेजा जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और उसकी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में चले जाते हैं। घर पर कोई नहीं था, इसलिए रिया के दिमाग में तेजा को परेशान करने का आइडिया चल रहा था। रिया मुस्कुराते हुए अपने रूम से आ जाती है और थोड़ी देर बाद रेडी होकर बाहर आती है। इस वक्त रिया के फेस पर बहुत ही बड़ी स्माइल थी। तभी रिया ने बाहर जाकर एक गार्ड्स को देखकर कहा, तेजा कहाँ है? जाओ उन्हें बुला कर लाओ, मुझे बाहर जाना है। तो गार्ड वहाँ से तेजा को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद तेजा रिया के सामने था। तेजा को देखकर रिया की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तभी तेजा ने रिया के पास आकर कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? तो रिया ने कहा, मुझे बाहर घूमने जाना है। तो तेजा ने कहा, अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तभी हम बाहर जाएंगे, वरना फिर नहीं जाएंगे।